नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र, आप सभी का स्वागत है महानदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो हम क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, या इसको आप रिवीजन सीरीज भी बोल सकते हो। इस रिवीजन सीरीज में देखा जाए तो ये पहला वीडियो है। तो जैसे कि मैंने कल बताया भी था कि हम दो सब्जेक्टों को एक साथ लेकर के चलेंगे, जियोग्राफी और संविधान। तो देखा जाए तो जियोग्राफी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ज्योग्राफी से देखा जाए तो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन ही आएगा, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। वैसे अगर मेंस पर देखा जाए तो मेंस में डायरेक्टली यहां से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है सिलेबस, कि हमारे एग्जाम में भूगोल का कौन कौन सा टॉपिक को शामिल किया गया। अगर वो हमको पता चल जाए या ये पता हो जाए कि किन किन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में या मेंस में, तो तैयारी करना आसान हो जाता है। तो हम सिलेबस का बारे में डिस्कशन तो करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। तो ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैप। मैप पे अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक है उन सब से रिलेटेड एक एक आपके मैप बनेगा, उसी को हमको बार बार रिवीजन करना है। तो अगर आपका पकड़ मैप पे है भारत का, तो मान के चलिए कि ज्योग्राफी भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखते हैं कि मैप पे अगर पकड़ आपका अच्छा है तो और क्या क्या फायदा हो सकता है। तो जैसे कि अगर आपका मैप अच्छा है या मैपिंग अच्छा है, तो मान के चलिए कि आप भारत की संस्कृति या कल्चर को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भूगोल हमारे संस्कृति को निर्धारित करता है। मतलब हमारी संस्कृति भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार डिसाइड होता है। तो हमारे संस्कृति को कैसे निर्धारित करता है, जैसे कि आप जाएंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो कल्चर है, इनका खान पान पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल डिफरेंट है आपके साउथ से। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, खान पान पहनावा ओढ़ावा, लोगों का रहन सहन से लेकर हर चीज। वैसे अगर वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी राजस्थान गुजरात में सब चीज अलग मिलेगा। तो यहाँ की संस्कृति, खान पान और आपके कल्चर को डिसाइड कौन कर रहा है? ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो अगर भूगोल पे आपका पकड़ अच्छा होगा तो हम ऑटोमेटिक भारत की संस्कृति को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर मैप अगर आपका अच्छा है तो भारत के नेशनल इशू को समझने में आपको आसान होगा। नेशनल इशू क्या क्या है, जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो लद्दाख को लेकर के जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्योंकि लद्दाख डिमांड कर रहा है स्टेट का, यूटी से बनना है क्या? स्टेट। तो जब तक हम लद्दाख के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक यहाँ का जो इशू है उसको हम नहीं समझ सकते कि लद्दाख को यूटी से स्टेट बनाने में फायदा क्या है या नुकसान क्या है। क्योंकि देखा जाए तो लद्दाख कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 देश से घिरा हुआ है, आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से। तो 3 देशों से घिरे होने के कारण अगर हम लद्दाख को यूटी से स्टेट बनाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से चीजें दिक्कत होगा। तो यही कहा जाता है कि अगर आपका मैपिंग में पकड़ अगर आपका अच्छा है तो नेशनल इशू को समझने में भी क्या होगा? आसानी होगा। जैसे कि देखा जाए तो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को लेकर के सबसे बड़ा चर्चा चल रहा है कि भारत से नक्सलिज्म को 31 मार्च 2026 तक खत्म करना है। भारत में अगर नक्सलिज्म की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ है पूछा जाए तो वो है दंडकारण्य। और दंडकारण्य का लोकेशन क्या है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, इधर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का बॉर्डर। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए नक्सलिज्म की समस्या अभी तक इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल होने के कारण 4-5 राज्यों का एक साथ बॉर्डर लगने के कारण यहाँ पे नक्सलिज्म लंबे समय तक सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए तो पॉलिटिकल इशू के कारण अगर कोई सा भी स्टेट दूसरे स्टेट में कोई भी कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर मान के चलिए छत्तीसगढ़ में कोई भी नक्सलिज्म का घटना घटता है और उस घटना को अंजाम देने के बाद अगर नक्सलाइट
चले जाते हैं आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या महाराष्ट्र कहीं पे भी, और वहां पे दूसरे पार्टी का है, तो फिर वहां पे दिक्कत होता है कोऑर्डिनेट करने में। तो जियोग्राफिकल एक तो कंडीशन खराब है, और दूसरा पॉलिटिकल इशू के कारण भी लंबे समय तक यहाँ पे नक्सलिज्म की समस्या हावी रहा है। तो अगर मैपिंग में हमारा पकड़ है तो नेशनल इशू पे हमारा पकड़ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी जैसे कि मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जैसे इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इंटरव्यू में यही सब चीज क्वेश्चन होता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूरी तरीके से करंट बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अभी नेपाल का इशू है, अब नेपाल और भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक आप नेपाल इशू को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे कि नेपाल का भारत पे क्या असर होगा, या नेपाल अनस्टेबल रहता है तो भारत को कैसे प्रभावित करेगा। मणिपुर में देखो कि लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। मणिपुर की अभी समस्या ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो दो जनजाति हैं, कुकी और मैती। कुकी हिली एरिया में रहते हैं, जबकि मैती जो है प्लेन इलाके में रहता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता होगा तो मान के चलिए कि आपका नेशनल इशू ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। दूसरा, हमारे संस्कृति को समझने में आसान होगा, और मैप के आधार पे हम ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हो उन सबको आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखते हैं कि हमारे एग्जाम में या सीजीपीएससी में कौन कौन सा टॉपिक को शामिल किया गया है ज्योग्राफी का। क्योंकि भूगोल को देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। हमारे एग्जाम में या छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 90% क्वेश्चन आता है भारत के भूगोल से। वर्ल्ड या विश्व के भूगोल से हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं के मात्रा में क्वेश्चन रहता है। तो 90% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा केवल भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल से देखा जाए तो कौन कौन सा टॉपिक शामिल है, तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल। जो भौतिक भूगोल है यहाँ पे देखा जाए तो पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा दर्रा और इंपॉर्टेंट चोटियां। तो भारत में जितने भी पर्वत हैं, चाहे हिमालय हो, ट्रांस हिमालय हो, चाहे अरावली हो, चाहे वेस्टर्न घाट हो, चाहे ईस्टर्न घाट हो, इन सब एरिया में जो भी पर्वत हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के पर्वत है और इनका इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। दर्रा के बारे में पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, किसको कनेक्ट करता है। चोटियों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, भारत के सबसे इंपॉर्टेंट चोटी कौन सा है, वेस्टर्न इंडिया का, साउदर्न इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। उन सब के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से चीजों को या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भारत के भौतिक भूगोल में देखा जाए तो पर्वत, दर्रा और चोटी, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में देखा जाए तो नदियों के बारे में पढ़ा जाता है और साथ में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुउद्देशीय परियोजना से। जब नदियों को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप हिस्ट्री को भी आसानी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि जहां जहां नदियां पहले से थी, मौजूद थी, वहीं पे ही सभ्यता का विकास हुआ है। जैसे कि देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा, मगध साम्राज्य आपके सोन और गंगा नदी के किनारे बसा। तो अगर ज्योग्राफी में या आपका मैप में पकड़ अच्छा है तो मान के चलिए कि आपका हिस्ट्री या इतिहास को पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो भौतिक भूगोल पहला टॉपिक हो गया। दूसरा हो गया अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में पढ़ना है नदियों के बारे में। तीसरा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल और जलवायु। जलवायु में हम बेसिकली पढ़ेंगे मानसून के बारे में। मानसून इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में, इस बार हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मानसून किस तरीके का पवन है, कहाँ पे किस तरीके से सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है इंडिया में, या मानसून को प्रभावित करने वाला कारण क्या है, या मानसून के आने के पूर्व सूचक क्या क्या है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार देखा जाए तो उत्तरी इलाका में सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या रही, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे आपके पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में हो। तो तीसरा टॉपिक हो गया वायुमंडल और जलवायु। चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है, या इसी में एक और टॉपिक होता है नेशनल पार्क
बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां से हर साल क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन 2 साल 3 साल में आपको एक आध क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। अगला टॉपिक है मृदा, सॉइल। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिट्टी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि से रिलेटेड आपके करंट में जो डाटा है उससे भी क्वेश्चन आता है। करंट डाटा का मतलब क्या है कि कृषि के उत्पादन में कौन कौन सा राज्य फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। जैसे कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट है, सेकंड है, दाल के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, चाय, कॉफी, कोकोनट, ये सब के उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे चट्टान के बारे में। चट्टान को कंबाइन करके पढ़ेंगे हम खनिज के साथ, मिनरल के साथ। या खनिज, खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और वर्तमान में उनके उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो ज्योग्राफी में एक्चुअल डाटा से क्वेश्चन आता है कृषि से और आपके मिनरल मतलब कि खनिज से। अगर ये दो चीजें आपके हाथ में है तो मान के चले कि एक दो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ही बना करके आएंगे। खनिज के बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट या परिवहन। अब परिवहन में देखा जाए तो रोड, रेलवे, यहां तक कि आपका जल परिवहन के साधन भी आता है, जैसे कि NW, नेशनल वाटरवे बोलते हैं। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ कहाँ पे है, इन सब के से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या इस बार हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि जनगणना देखा जाए तो 2021 में होने वाला था, क्योंकि हमारे इंडिया में देखा जाए तो 1981 से हर 10 साल में जनगणना होते आया है, लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि 2021 में जनगणना नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले 2011 में हुआ था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाए। अब ये जनगणना होगा 2027 में। तो 2027 में जो जनगणना होगा वो कौन सा होगा, या मान के चले कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है 2011 के जनगणना से अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके जनगणना से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो नेक्स्ट जो जनगणना होगा वो 2027 में होगा। तो इन टॉपिक को हम कवर करेंगे, यहां से अधिकांश क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वहां पे कुछ टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, हैरी हेस के बारे में पूछा गया था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे एक थ्योरी पढ़ते हैं हम, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि क्योंकि महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत से भी क्वेश्चन आया है, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या सिद्धांत हो सकता है। दूसरा है यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ज्वार एवं भाटा, ये सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप टॉपिक पहले डिसाइड कीजिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना, कहाँ से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन देखा जाए तो आपके भौतिक भूगोल मतलब कि पर्वत या दर्रा या चोटियों से एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा हर एग्जाम में। नदियों से एक आध क्वेश्चन रहता ही है।
अगर मान के चलिए कि अगर दोनों में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक में से तो क्वेश्चन रहेगा ही। वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जलवायु से मानसून एक फेवरेट टॉपिक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये ऐसा टॉपिक है तो इसमें से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में आप किसी भी टॉपिक को छोड़ करके नहीं जा सकते। अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन उठाएगा हमको पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमको जितने भी टॉपिक है उन सबको अच्छे तरीके से तैयार करके एग्जाम में जाना चाहिए। मृदा से क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, तो कृषि में आपके स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और करंट डाटा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे चट्टान में देखा जाए तो मिनरल से भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को हम इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, क्योंकि वहां पे हमको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ना होता है, तो वहां पे उसको कोरिलेट करके वहां पे तो पढ़ना ही, प्रयास करेंगे कि यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें आ जाए। ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो रोड रेलवे नेटवर्क से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। जनसंख्या इस बार के लिए या जनगणना इस बार के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो इन टॉपिक को आप पहले से तैयार करके रखिए कि कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हम देखेंगे, शुरुआत में भौतिक भूगोल पढ़ते दौरान, फिर उसके बाद ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि भूकंप से कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी वेव क्या होता है, सेकेंडरी वेव क्या होता है, ये या एल वेव क्या होता है, पीएस और एल वेव के रूप में भूकंप जो है आता है, इनमें डिफरेंस क्या है या किनका व्यवहार कैसा रहता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सुनामी से, ज्वारियम भाटा से, ये सब से क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का सिलेबस, इंपॉर्टेंस चीजें। और प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आता है, तो 4 या 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए आपको बेसिक देखने के लिए मिलेगा। अब मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ऐसे हम संविधान को भी देख लेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हम डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।